सो वी हैव नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 2017 के जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस है यहाँ पर वो हम देखेंगे। अगले 5-6 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर सत्यमंगला टाइगर रिजर्व को लेके क्वेश्चन है, बायो रिमेडिएशन का एक क्वेश्चन है, बटरफ्लाइज के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बायोफ्यूल का एक क्वेश्चन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रैफिक। तो ये कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ढेर सारा कंटेंट यहाँ पर प्रिपेयर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट की इकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से आपको लिंक बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इकोलॉजिकल व्यू पॉइंट का अगर मतलब हम देखें तो ईस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको कनेक्ट करने वाला कोई एक बायोडाइवर्सिटी का एरिया होगा या कोई एक प्रोटेक्टेड एरिया होगा। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ए, सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। राइट, अगर आप सत्यमंगला टाइगर रिजर्व का लोकेशन देखें तो इट इज समवेयर हियर। तो यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट का जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है वो एक्सटेंड होता है, और ये आपके नीलगिरी के एरिया है, और इन दोनों को ही कनेक्ट करने वाला सत्यमंगला टाइगर रिजर्व का रीजन है। एट द सेम टाइम ये सारा जो एरिया है दिस इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो फिर उसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। रादर एक बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला में है, उसको लेके सवाल पूछा गया था कि कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जो जो पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि रिवर बेसिन को पूछा गया था, और उसमें फिर सत्यमंगला टाइगर रिजर्व जो है वो आपका ऑप्शन था, या इसी क्वेश्चन में से दो प्रोटेक्टेड एरियाज आपको ऑप्शंस में दिखाई देते हैं। नाउ हाउ डिड आई अराइव एट दिस पर्टिकुलर आंसर? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में अगर लिंक की बात करें तो इट नीड्स टू बी समवेयर नियर नीलगिरी। राइट, तो अगर आप शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व को देखें तो शेषाचलम तो वहां पर नहीं है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। सिमिलरली अगर आपको नालमल्ला फॉरेस्ट पता है तो वो भी आपको पता है कि वो नालमल्ला है। सो यहाँ पर फिर कंफ्यूजन हो सकता है सत्यमंगला और नगरहोल को लेके, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो सत्यमंगला टाइगर रिजर्व इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब कीवर्ड क्या पिक करने हैं? सारे ही प्रोटेक्टेड एरियाज हमें यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे। सो आई विल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्ट विद सत्यमंगला टाइगर रिजर्व। सत्यमंगला टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से फ्लो होती है? भवानी और मोयार। भवानी और मोयार कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये कनेक्ट करता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को, और ये एक बहुत ही क्रूशियल इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाता है। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम इसको कहें तो वी आर सेइंग कि ये जेनेटिक लिंक बनाता है। जेनेटिक लिंक बनाएगा किसमें? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में। तो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो जेनेटिक कॉमनलिटीज होगी तो वो इस पर्टिकुलर रीजन के कारण आपको बनते हुए दिखाई देती है। बाकी फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया है कि हैबिटेट या फॉरेस्ट किस प्रकार के दिखाई देंगे। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होंगे, सेमी एवरग्रीन, मिक्स्ड फॉरेस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम नॉट रीडिंग आउट एवरीथिंग। इसको एक T2 टाइगर अवार्ड जिसको कहा जाता है वो भी दिया गया है 2022 में। माई क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो मुझे लगता है इट कैन बी रिगार्डिंग दिस ट्राइब्स। फाइन, तो सत्यमंगला टाइगर रिजर्व की अगर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब ध्यान में रखनी होगी, सो दिस पर्टिकुलर ट्राइब यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। सो दैट वाज अबाउट सत्यमंगला टाइगर रिजर्व। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेशनल पार्क, दैट इज नगरहोल नेशनल पार्क। नगरहोल कहां पर है? कर्नाटक में है। ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेस्टर्न घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज अंडर कंसिडरेशन, उसका भी एक पार्ट आपको ये दिखाई देगा। नाउ इट इज सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ वेस्टर्न घाट्स adjacent to बांदीपुर नेशनल पार्क। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप इस पर्टिकुलर पैच में जाएं तो मैंने तो 3-4 ही लिखे जितने हमें क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में डिस्कस करने हैं। अगर आप ये कर्नाटका और केरला तमिलनाडु इनका जो ट्राई जंक्शन है, नीलगिरी का रीजन है, वहां पर कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है। तो एक सेशन में आप नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्रिपेयर करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया इस पूरे रीजन में बनते हैं। देन रिवर कौन सी फ्लो होती है? काबिनी रिवर आपको ध्यान में रखनी है। काबिनी ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। फॉरेस्ट का अगर टाइप देखें, मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रेस्ट ऑफ द बर्ड्स की स्पीशी क्या है क्या नहीं है। अगेन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ट्राइब्स कौन सी है। जेनू कुरुबा करके यहाँ पर ट्राइब आपको दिखाई देगी जिसका काम है हनी कलेक्शन या हंटिंग और गैदरिंग। फाइन, सो दैट इज अबाउट द नगरहोल नेशनल पार्क।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलरेडी शेषाचलम को लेके हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। रेड सैंडर्स का क्वेश्चन जब हमने किया था तब भी हमने शेषाचलम की बात करी थी। तो यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज एक ध्यान में रखिए जिसको लेके सवाल पूछा जा सकता है, दैट कैन बी गोल्डन जेको। तो गोल्डन जेको किस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है? तो गोल्डन जेको ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। अगर बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया पूछ लिया गया तो शेषाचलम हिल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। रिवर भी समझ लीजिए, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें से एक रिवर फ्लो होती है, पापागनी करके एक रिवर कहा जाता है उसको, और ये पापागनी रिवर पेन्नेरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मूविंग नेक्स्ट, वी हैव नालमल्ला फॉरेस्ट। नालमल्ला फॉरेस्ट भी आंध्र प्रदेश में है। आपका जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी एक बार पूछ लिया गया है। सो ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है और ये जो टाइगर रिजर्व है इट इज सिचुएटेड अराउंड नालमल्ला हिल्स। तो उस प्रकार से भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। नालमल्ला का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो नालमल्ला ट्रांसलेट्स टू ब्लैक हिल, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है नालमल्ला के, दीज आर वेरी डेंस फॉरेस्ट। फाइन, सो दैट वाज अबाउट ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछे थे। अब बात करते हैं कि इसी प्रकार का क्या एक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बारे में जानकारी पूछी गई थी। तो यहां से आप थोड़ा सा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, और आगे जाने वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें से भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बायो रिमेडिएशन टेक्निक को लेकर। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बायो रिमेडिएशन टेक्निक? तो सबसे पहला यहां पर एडवांटेज पूछा गया है कि इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। करेक्ट है, आप नेचुरल कंडीशन में जो बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है उसमें इंप्रूवमेंट्स करते हैं। कई बैक्टीरिया या एल्गी, इस प्रकार के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनकी मदद से आप ये सारी बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस करते हैं। एनी कंटामिनेंट विथ हेवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लीड can be readily and completely treated by bioremediation using microorganism। अब ये हो सकता है कि आप हेवी मेटल्स को ट्रीट करें यहाँ पर, बट थिंग हियर इज कि क्या ये कंप्लीटली आप करेक्ट कर सकते हैं, इसको लेके फिर ये मुद्दा जो है ये बनता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फाइन लाइन पढ़ना होगा। सो दिस कैन नॉट बी लाइक कि कंप्लीटली हम इसको रिमूव करेंगे, कुछ एक ट्रेसेस जो है आपको वहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रिमेडिएशन। यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आप कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एल्गी या प्लांट्स डेवलप करेंगे जो कि आपको बायो रिमेडिएशन में हेल्प करेंगे। तो आपका ऑप्शन सी 1 and 3 is going to be the correct answer. Now mistakenly I have like कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर छूट गया है। सो दिस शुड बी लाइक कि आपका बायो रिमेडिएशन ये टेक्निक होना चाहिए जो कीवर्ड आप यहाँ पर डेवलप करेंगे। नाउ एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी इलैबोरेट कर चुका हूँ। सो वी विल मूव ऑन टू बायो रिमेडिएशन का पूरा डिटेल क्या है। तो व्हाट इज बायो रिमेडिएशन? वी आर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किस लिए? टू डिटॉक्सिफाई और डिग्रेड पोल्यूटेंट्स। ये क्या करेंगे? कंटेमिनेंट्स जो है उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि लेस हार्मफुल सब्सटेंस में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉट कि आप कंप्लीटली उसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उस पर्टिकुलर प्लेस पर हो सकते हैं ऑलरेडी, या आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं। अब ये जो वर्किंग मैकेनिज्म है ऑलरेडी वी हैव सेड कि ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर प्रोसेस होगी, तो मेटाबोलाइज करेंगे सारे ही कंटेमिनेंट को और उसमें से वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये आप स्पेसिफिक कंडीशन सेट कर दीजिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, उसका उस रीजन का पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट का लेवल, और उस पूरी कंडीशन में आपके ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे और बायो रिमेडिएशन वहां पर हो जाएगा। अब ये जो बायो रिमेडिएशन है दो तरीके से हो सकता है। वन इज इन सिटू बायो रिमेडिएशन। अब ये जो इन सिटू बायो रिमेडिएशन है, बायो वेंटिंग करके एक प्रोसेस होती है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? स्टिमुलेट करेंगे माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द सॉइल विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। आप पूरे सॉइल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई बढ़ाएं, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाया जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा माइक्रोबियल एक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये बायो वेंटिंग है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायो स्पैर्जिंग। बायो स्पैर्जिंग में वी विल इंजेक्ट प्रेशराइज्ड एयर
बिलो दी टेबल फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर टेबल के नीचे आप प्रेशराइज्ड एयर को पास करें और उससे ऑक्सीजन अंदर की लेवल में बढ़ते चलेगा, और अगेन ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। बायो ऑगमेंटेशन भी आप कर सकते हैं। अगर कोई एक रीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर ही कम है तो आप उसको इंक्रीज करा दीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दीजिए, तो आपकी बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस जो है वो फास्ट एंड हो जाएगी और बहुत अच्छे से वहां पर पोल्यूटेंट्स रिमूव होंगे। अब ये आप सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के मदद से ही नहीं कर सकते, प्लांट की मदद से भी कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये फाइटो रिमेडिएशन है। सो वी आर यूजिंग प्लांट्स टू रिमूव स्टेबलाइज द पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स। तो इसमें भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो डिग्रेडेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन एंड राइजो फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अब इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि एक एक टर्म पूछी जाएगी, मैंने डिटेल यहां पर रखी है, एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव ex-situ बायोरिमेडिएशन। ex-situ बायोरिमेडिएशन का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पर पोल्यूटेंट्स अवेलेबल है वहां से आप पोल्यूटेंट्स को हटा लीजिए, किसी दूसरी जगह पे लेके जाइए और वहां पर आप उसको बायोलॉजिकल मेथड से ट्रीट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये है एक्स सीटू बायोरिमेडिएशन। अब ये जो एक्स सीटू बायोरिमेडिएशन है उसके भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। देयर कैन बी लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोपाइल्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज बायो रिएक्टर। तो ये हो गए आपके बायो रिमेडिएशन के टेक्निक्स, इन सिटू, एक्स सिटू और फाइटो रिमेडिएशन। ये जो टाइप्स और सब टाइप्स उसके बनते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंटेंट इसमें आपको बहुत ज्यादा डेवलप होते हुए दिखाई देगा। बटरफ्लाई को लेके और उनकी पॉपुलेशन को लेके सवाल पूछा गया है, कंटेम्प्ररी इशू है। पिछले 20 सालों में बटरफ्लाई की पॉपुलेशन को लेके कई सारे न्यूज आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर आ चुके हैं और वहीं से कुछ एक कंसेप्ट आपको ये बनते हुए दिखाई देगा। सो ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, what could be its likely consequence or consequences। तो बटरफ्लाई का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, कुछ एक केसेस में जो आप देखेंगे स्पेसिफिक प्लांट होता है, उसकी स्पेसिफिक बटरफ्लाई की पॉपुलेशन होती है जो उसको पॉलिनेट करती है। मान लीजिए बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो वो जो प्लांट है प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। जरूरी नहीं है या इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता कि हमारे पास ऐसे कोई लॉजिक स्टैब्लिश करने के लिए नहीं है कि बटरफ्लाई का अगर नंबर कम हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। Third, it could lead to a fall in the population of some species of wasp, spider and birds। ये हो सकता है क्योंकि बटरफ्लाई ये एक फूड है इन सारी ही वॉस्प, स्पाइडर या बर्ड की स्पीशी के लिए। एंड देन अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम होता है तो इसके ऊपर भी आपको इंपैक्ट होते हुए दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी मैंने यहाँ पर एनालिसिस एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब लाइकली इंपैक्ट्स क्या है बटरफ्लाई डिक्लाइन के, तो सबसे पहले पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाएगा, राइट, ऑलरेडी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। अगर पॉलिनेशन रिड्यूस होता है तो क्रॉप यील्ड जो होती है या फूड प्रोडक्शन जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स इसमें फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में हो सकती है। सेकंड, फूड वेब का डिसरप्शन होगा। फूड वेब का डिसरप्शन मतलब ऑलरेडी हमने थर्ड स्टेटमेंट में देखा था कि वॉस्प है, बर्ड्स है, स्पाइडर्स है, बटरफ्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसी कारण से यहाँ पर जो बटरफ्लाई बेस्ड फूड वेब होगा या फूड चेन होगा उसमें आपको प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई देंगे। इकोसिस्टम इंबैलेंस भी हो सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, इकोसिस्टम का रेजिलियंस जो है वो भी कम हो सकता है। एनवायरमेंटल इंडिकेटर का लॉस होगा। ये जो बटरफ्लाइज होते हैं ये एनवायरमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं। अगर क्लीन एनवायरमेंट है, प्योर एनवायरमेंट है तो आपको बटरफ्लाई का पॉपुलेशन हेल्दी दिखाई देगा। और अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन ही नहीं है तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि कहां पर क्लीन एनवायरमेंट है या नहीं है। कल्चरल एंड इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। किन किन कारण से बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो उसमें हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड्स, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीसीज, ये कुछ एक कारण आपको ध्यान में रखने होंगे जो बटरफ्लाई की पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। नाउ इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एक न्यूज आर्टिकल हाल फिलहाल में द हिंदू में आया था कि मोनार्क बटरफ्लाई में गेन थ्रेटेंड स्पीशीज स्टेटस इन यूएस। तो ये एक स्पीशी मोनार्क बटरफ्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि नॉर्दर्न अमेरिका में पाई जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहाँ की इकोसिस्टम के लिए। लेकिन पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन होते गई और इस कारण से इसको एक थ्रेटेंड स्पीशी का दर्जा दिया जाएगा। तो उस केस में ये पूछा जा सकता है कि ये मोनार्क बटरफ्लाई कहाँ पर पाए जाते हैं। देन देयर इज वन मोर स्पीशी जो कि असम में पाई गई है, स्वॉलो टेल बटरफ्लाई करके ये
पर्टिकुलर स्पीशी आपको दिखाई देगी। तो हियर यू कैन जस्ट रिमेंबर कि स्वॉलो टेल बटरफ्लाई जो है ये असम में पाई जाती है। देन एक सर्वे भी आया है, सर्वे में कहा गया है तो केरला, तमिलनाडु, दीज होस्ट मोस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा स्पीशीज अगर आप देखें तो वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु और केरला में आपको दिखाई देगी, और सबसे ज्यादा अगर आप देखें बटरफ्लाई का पॉपुलेशन दैट विल बी इन केरला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है कि किस पर्टिकुलर रीजन में इंडिया में बटरफ्लाई की स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा है। सो दैट वाज अबाउट आवर थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोफ्यूल को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड it is possible to produce algae based biofuels, but what is or are the likely limitations of developing countries in promoting this industry? ठीक है, तो algae based जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो तो बनते हैं, हम देखेंगे जनरेशन हमें देखनी है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस प्रकार की जनरेशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी जनरेशन में क्या फीड स्टॉक यूज करा जाता है बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। गलत है, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉजिक। आप कुछ वाटर पॉन्ड बना दीजिए, एल्गी का कल्टीवेशन वहां पर डाल दीजिए, आप वहां पर भी बायोफ्यूल के लिए एल्गी ग्रो कर सकते हैं और बायोफ्यूल बना सकते हैं। सेटिंग अप and engineering the algae based biofuel production requires high level of expertise or technology until the construction is completed। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि एक्सपर्टीज की लेवल आपको ज्यादा चाहिए। एंड देन इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों में से दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही दिखाई देंगे कि पैसा भी बहुत लगेगा, एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और उस कारण से आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज में एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें दिखाई देता है, अभी भी दिखाई देता है। ये 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन आफ्टर 7 or 8 years दिस प्रॉब्लम हैव नॉट गॉट सॉल्व्ड। सो ऑप्शन बी 2 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बायोफ्यूल्स, आई होप सबको बायोफ्यूल्स पता है। एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स क्या होते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं, बाकी फिर क्या क्या चीजें यहाँ पर और पूछी जा सकती है, वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स आर रिन्यूएबल फ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम एल्गी, जो कि कैपेबल है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे और फिर एल्गी को आप प्रोसेस करके उससे बायोफ्यूल बनाएंगे। अब एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स में किस किस प्रकार का बायोफ्यूल हो सकता है, तो एक हो सकता है आपका बायोडीजल, देन बायो इथेनॉल भी बनता है, बायोगैस भी बनता है, और जेट फ्यूल भी बनता है। अब ये बाकी मैंने जो यहाँ पर डिटेल्स दी है, लेट्स से कि बायो इथेनॉल बनाया गया है बाय प्रोड्यूसिंग फर्मेंटिंग द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ एल्गी, इतना टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा। सिंपल यही होगा कि देखिए एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल अगर बनने हैं तो निम्न में से कौन कौन से बायोफ्यूल्स जो है वो बन सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। एडवांटेज क्या है एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल का, तो हाई यील्ड आप अचीव कर सकते हैं क्योंकि एल्गी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, और उसमें से फिर बायोफ्यूल का एक्सट्रैक्शन जो होगा वो भी ज्यादा होगा, तो उस कारण से यील्ड आपकी ज्यादा होगी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करेंगे क्योंकि एल्गी बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कॉम्पिटिटिव विद फूड क्रॉप्स, अगर हम एल्गी को ग्रो करते हैं तो फूड क्रॉप का जो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। वर्सेटाइल प्रोडक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने देखा कि क्या क्या बन सकता है। एंड फास्ट ग्रोथ है तो जल्दी से ये हार्वेस्ट हो जाती है और शॉर्ट ग्रोइंग साइकिल होती है, तो उस कारण से एल्गी बहुत परफेक्ट होती है बायोफ्यूल्स बनाने के लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल। तो जनरेशंस जो है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो जो फूड क्रॉप जैसे कि कॉर्न, शुगर केन, व्हीट, सोयाबीन, पाम ऑयल, इन सब से जो बायोफ्यूल बनाया जाएगा उसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है। प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के साथ, ये आपके फूड प्रोडक्शन या फूड सिक्योरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। देन सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं जो कि नॉन फूड बायोमास से बनेंगे। अब इसमें वुड चिप्स का यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू का यूज हो सकता है, बगास का यूज हो सकता है, स्विच ग्रास करके कुछ एक होता है, जेट्रोफा आपको पता होगा इंडिया में बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा चल रही है। सो ये हो गया आपका सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। तो ये फूड कॉन्फ्लिक्ट आपका रिड्यूस करेगा, वेस्ट को आप यूज कर सकते हैं, बट इनका जो प्रोडक्शन है बायोफ्यूल का ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दिखाई देता है। थर्ड जनरेशन में हम एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो एल्गी हो सकती है, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, इनकी यील्ड बहुत ज्यादा होती है।
और एरेबल लैंड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन अभी भी इनके ऊपर बनी हुई है। एंड व्हेन इट कम्स टू फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स, कुछ एक इंजीनियर्ड माइक्रोब्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी हो सकती है या बैक्टीरिया हो सकते हैं, और ये आपको बायोफ्यूल प्रोडक्शन में मदद करेंगे। एडवांटेज क्या होगा? दे कैन बी कार्बन निगेटिव, हाईली सस्टेनेबल हो सकते हैं। एंड देन इसकी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस डेवलपिंग कंट्री के लिए है, और मान लीजिए अवेलेबल हो भी जाता है तो भी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, नाउ कम्स दी करंट अफेयर्स वाला पार्ट। अक्रॉस द ग्लोब ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एक मेजर थीम आपको दिखाई देती है, और अगर आपको फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल हैव टू गो फॉरवर्ड टू बायोफ्यूल्स। और इसी कंटेक्स्ट में G20 समिट में इंडिया में एक अलायंस ओरिजिनेट होता है, दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, क्या क्या है इसमें देख लीजिए। G20 की समिट में ये ओरिजिनेट होता, to foster global collaboration for the adoption and advancement of biofuels as an alternative energy source। मेंबर कौन कौन से हैं G20 के? यहाँ पर आपको मेंबर्स दिखाई देंगे, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, यूएसए। इनविटी कंट्रीज भी थी, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशियस एंड बाकी और कंट्रीज थी। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इट प्रमोट्स द ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशंस, इस प्रकार के अचीवमेंट्स हम इसमें कर सकते हैं। तो ये था बायोफ्यूल को लेके सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहां पर पूछा गया है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को लेके। सो in the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए आप कौन कौन सी साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या हम अबैंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो हुआ है उसको पंप कर दिया जाता है नीचे कोल सीम्स में। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व, अगेन सेम यूज करा जाता है। एंड फाइनली वी हैव सबटेरिन डीप सलाइन फॉर्मेशंस। तो तीनों में ही आप कार्बन सिंक्स बना सकते हैं। सो आपका ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। क्या क्या कीवर्ड यहाँ पे आपको पिक करने हैं? तो सबसे पहला कीवर्ड होगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये एक प्रोसेस है जिससे आप कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप कम करने में मदद करते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक ये एक सिस्टम है, नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो या ग्लोबल वार्मिंग जो कुछ भी है वो हम कंट्रोल में ला सके। नाउ व्हेन इट कम्स टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, नाउ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दो तरीके से करा जा सकता है। बायोटिक स्ट्रैटेजीज हो सकती है, एबायोटिक स्ट्रैटेजीज हो सकती है, लाइक कि ढेर सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर है। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो यू विल कॉल इट एज लाइक ये ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर आप इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जनरली ब्राउन कार्बन करके टर्म यूज करी जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसेस इंक्रीज करा दीजिए तो फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हो जाएगी। ओशनिक रीजन्स में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। डीप इंजेक्शन होता है, स्ट्रिप CO2 विथ H2 और स्टीम, गैसिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन एज CO3, HCO3, कई सारे प्रकार से आप सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑल टर्म्स हियर। मेरा जो फोकस होगा दैट विल बी समवेयर हियर। कुछ एक करंट अफेयर्स में अगेन COP28 जो हुई थी 2023 में, उसमें ये एक इशू आया था कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को लेके। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है उसमें दो टर्म आपको आते हुए दिखाई देती है। कार्बन कैप्चर्ड एट सोर्स CCS, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल CDR, ऐसे दो टर्म आपको आते हुए दिखाई देती है। तो मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री से जब एमिशन हो रहा है तभी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड तब वो आप उसको सिक्वेस्ट्रेशन कर देंगे तो दैट विल बी कार्बन कैप्चर स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, आप सोर्स लेवल पर कार्बन कैप्चर कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट CDR,
राइट। सीडीआर में क्या होगा, आप एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होना था वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। नाउ वी आर एमिंग कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर राइज को कंटेन करना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रकार के कुछ एक एफर्ट्स लिए जा रहे हैं एट ग्लोबल लेवल। सो दैट इज समवेयर यू विल सी कि ये टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज करी जा रही है। तो ध्यान में रखना है सीडीआर, और दूसरी एक टर्म यहाँ पर है दैट इज सीसीएस। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल वाला क्वेश्चन। सो वी विल मूव ऑन टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस माय पेन